हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज पाठ 3 और आज हमारा पाठ है 4। इससे पहले हम 3 पाठ कवर कर चुके हैं। हमारा पाठ का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये पुस्तक जो है नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का हिंदी अनुवाद है जिसको हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में पूरे पुस्तक के रूप में। हमारा पाठ 3 चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो चौथा पार्ट है जिसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, कि किस प्रकार प्राचीन भारत में लोग जीवन अपना बिताते थे, कौन कौन से वो काम करते थे, कैसे उनके कर्म हुआ करते थे। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। मतलब जातक कथाओं से जो समय, उसमें उनके उनके पहले की कहानी और उनके बाद की कहानी जो भी थी वो हमें पता चलती है जातक कथाओं से। बुद्ध के जन्म के समय से पहले और उनके बाद के जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत के दो प्रधान जातियां द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुराणों पुरोहित और ब्राह्मण परंपरा था क्षत्रिय शासक शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत में दो प्रमुख जातियां, कौन सी जातियां, आर्य और द्रविड़। माना जाता है कि जो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, आर्य। और आर्यों का समय जो था उस समय वेद पुराण लिखे गए थे, वैदिक पीरियड कहा गया है। और उस समय उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, उनका जो समाज था वो ग्रामीण समाज था। और वेदों में जो सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो वो वर्ण व्यवस्था थी। वही बताया जा रहा है कि उस समय जातक कथाओं में प्रमाण मिलते हैं इसके कि ब्राह्मण पुरोहित और ब्राह्मण परंपरावादी, यानी कि वो परंपरा वैसे ही काम करते थे कि ब्राह्मणों का काम है शिक्षा देने का, क्षत्रियों का काम है शासक। इस तरीके से परंपरावादी वो काम कर रहे थे, परंपरागत तरीके से काम कर रहे थे, प्रतिनिधित्व करते थे अपने लोक का, यानी कि समाज का किस प्रकार से अलग अलग तरीके से। ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम युद्ध करना। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ग्राम सभाएं, जो गांव की सभाएं थी, वो गांव की सभाएं मतलब गांव और कई सारे गांव मिलाकर एक सभा बना, वो स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। आज भी हमारे भारत सरकार या कोई भी देश जिसकी अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी रहती है, लगान मतलब टैक्स, कर। माना जाता है कि जमीन पर लगाए जाने वाला कर उत्पादन का राजा का हिस्सा होता था। उस समय जो मैन जो कर वसूल करने का जो पैसा आता था, जो आमदनी थी, उसका जरिया क्या था, कृषि। आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं। जैसे आप देखते हो रोड पे आप टोल टैक्स देते हो, अगर आप फैक्ट्री है तो वहां पे टैक्स देते हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें भी आपको टैक्स भुगतान करना। अलग अलग तरीके से आप दुकान खोल, जो भी आपने बिजनेस कर रखे। उस समय एक मुख्य साधन क्या था, किसान, खेती, और उस पर उन राजा का भी हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि वो राजा के अंडर में कोई ना कोई भाग रहा होगा। उसमें फिर कई सारे गांव समाज मिलके बनना। वही यहाँ पर भी है कि उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गले या पैदावार की शक्ल में हुआ था। अब उस समय कोई पैसा तो नहीं, बस वस्तु विनिमय हुआ करता था। लोग वस्तुओं के बदले वस्तुएं देते थे। तो किसानों के पास क्या होते थे, खेती, अनाज। तो अनाज जो उनके पास कृषि में जो भी उत्पादन होता था उसका कुछ परसेंट राजा के लिए फिक्स होता था। अब यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। अब अलग अलग राजा अलग अलग हिसाब से, फिक्स नहीं था कि हर एक को 1/6 भाग देना पड़े। वो राजा के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपने समाज पर, अपने किसानों पर कितना टैक्स लगा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जातक कथाओं में जो बताया, आर्यों के समय, उस समय खेती पर कितना टैक्स था, 1/6 भाग वो राजा को देना पड़ता था। और वो क्या पैसा नहीं देते थे, वो जो उनके पास अनाज उत्पादन होता था उसी का हिस्सा उन्हें दे देते थे। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। यानी कि मुख्य, यानी कि प्रधान केंद्र बिंदु क्या था, कृषि। कृषि से ही उत्पादन होता था। और बुनियादी इकाई सुशासित गांव होते थे, और गांव का जो मुखिया था उसका अपना खुद का शासन होता था। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। राजनीतिक यानी कि किस प्रकार से कार्य कराया जाए। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पास मौलिक अधिकार है, संविधान है, राज्य है, राष्ट्रपति है, ये सारा एक राजनीतिक है ढांचा। उस प्रकार भी राजा होते थे। राजा अपने बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेटर बनाते थे, अलग अलग गांव के, ग्राम समुदाय मुखिया, ग्राम जो पंच होते थे, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर भी आर्थिक ढांचा क्या था कि वो किस प्रकार से कर वसूल करना, यानी कि जो खेती का लगान था
वो अनाज लेकर वसूलते थे। और राजनीतिक यानी कि शासन व्यवस्था कैसे थी, शासन व्यवस्था में क्या करते, कई सारे गांव मिलाकर समुदाय बना दिया, इकट्ठा कर दिया, जिन्हें 10-10 या 100-100 के समूह में बांट दिया। अब 10 गांव एक कर दिया या 100-100 के समूह में, इस तरीके से अलग अलग समूह बांट दिए। और उन समूह जो कि राजा के अंडर में रहते थे, उनका एक मुखिया बना देते। इस प्रकार से वहां पे अपना शासन व्यवस्था चलाते थे। जातकों के वर्णन में एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारी से जुड़े लोगों की अलग बस्तियां और गांव की स्थापना थी। अब यहाँ जातक में बताया गया कि किस प्रकार से लोग, जब ये इस तरीके से अलग अलग गांव और बसाए गए समूहों के रूप में, जैसे 10-10 या 100-100, अब आप चित्र में देख रहे हैं ना कि कुछ लकड़ी के काम कर रहे हैं, कुछ लोहे का काम कर रहे हैं, तो विशेष प्रकार का विकास सामने आया, उभर कर सामने आए। कैसे, दस्तकारी से जुड़े लोगों ने अलग अपनी बस्तियां बनाई, गांव की स्थापना की। अब इन लोगों ने क्या किया, जिनके पास खेती नहीं थी, जिनके पास दस्तकारी थी, हाथ का हुनर था, तो इन लोगों ने अपना अलग बस्ती बना ली, इन्होंने अपने अलग गांव बसा लिए। ये एक तरह का गांव बढ़इयों का या फिर लोहारों का, इस तरह के पेशों से लोगों का गांव बसा। ये खास पेशेवर गांव के लोग थे। अब क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की, जैसे दस्तकारी यानी हाथ के लोग जो काम करने लगे, जो लोग लकड़ी का काम करते वो बन गए बढ़ई, जो लोग लोहे का काम करते वो लोग बन गए सुनार। और इस तरीके से समाज में जातिवाद आ गया। आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे, शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत होती थी। मतलब ये लोग जो दस्तकारी करने वाले लोग थे, जिनको हाथ का हुनर था अलग अलग प्रकार से, सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, इस तरीके से, यानी कि कारपेंटर। तो ये लोगों ने क्या किया कि अपने गांव जो थे, वो उनके पास खेती नहीं थी, खेती नहीं करते थे, दस्तकारी करते थे, तो इन लोगों ने शहरों के पास अपने गांव बसा लिए, जिससे वो जो भी सामान बनाते, जो उत्पादन करते, उनका जो प्रोडक्ट बनते, जो भी सामान बनाते, उनकी खपत शहरों में हो जाती। और उसके बदले उनको जिंदगी चलाने के लिए, अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी के लिए जो जरूरतें थी, सामान चाहिए था, वो उनको मिल जाता है। ऐसा लगता कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता। सहकारिता का मतलब क्या हो गया, साथ मिलकर काम करना, पूरा का पूरा गांव। जैसे ये बड़े ठेके लेते थे, जैसे मान लो पूरे गांव ने क्या किया, ठेका ले लिया कि मुझे इतना फर्नीचर बनाना है, या मुझे इतना लोहे के औजार बनाने हैं। किसी राजा ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे इतनी तलवार बनवानी या कुछ भी बनवानी, तो ये लोग बड़े बड़े ठेके लेते थे और क्या करते, मिलकर काम करते थे। पूरा का पूरा गांव उस काम में लग जाता था, क्योंकि एक ही तरीके के लोग थे, लोहार थे, सारे सारे बढ़ई थे, तो वो लोग उसमें मिलकर सारे काम करते थे। उसके बाद इसी को कहा गया सहकारिता। और संगठित होकर, इस तरह अलहदा रहने का, संगठित होने की जाति प्रथा का विकास और विस्तार हो गया। इस प्रकार अलहदा मतलब गांव की भाषा में से बोलते अलहदा, अलहदा मतलब अलग रहने की। और इस प्रकार से जब ये अलग अलग किस्म के लोग, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, ये काम के आधार पर इनकी अपनी जातियां बन गई, कि जो काम कर रहे थे, इनकी कोई व्यवस्था, वैसे वर्ण व्यवस्था नहीं थी जो वेदों में लिखी हुई थी, क्षत्रिय वैश्य, ये काम के आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर इनकी जाति बन गई और ये अलग रहने लगे। तो जिससे इनकी एक, इस तरीके से हमारे समाज में जाति प्रथा का एक तरीके से विकास और विस्तार हुआ। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। और इस प्रकार जातक कथा, ये सब जातक कथाओं से हमें जानकारी मिली है कि जातक कथाओं में क्या बताया गया है कि सौदागर यानी कि व्यापार, समुद्री यात्राओं के हवाले भरे पड़े हैं। उसमें किस बहुत सारे समुद्र के जरिए किस तरीके से लोग व्यापार करते थे, समुद्र के रास्ते कैसे लोग यात्रा करके भारत में आते और यहाँ से लोग दूसरे देशों में कैसे व्यापार अपना करते थे, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ौच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करता था। अब यहाँ बताया जा रहा है कि साथ ही साथ रेगिस्तान को पार करके भड़ौच, यानी कि पश्चिमी बंदरगाह से उत्तर भारत, गांधार, मध्य एशिया, यहाँ तक ये लोग अपने अपने कारवां यानी कि ग्रुप में जाया करते थे, वहां पर व्यापार करते थे। भड़ौच से जहाज बेबीलोनिया बाबेरू के लिए फारस की खाड़ी तक जाया करते थे। भड़ौच से जो जहाज यानी कि बंदरगाह, वहां से सामान जो जाता था पश्चिमी बंदरगाह से, तो यहाँ से बेबीलोनिया तक, फारस की खाड़ी तक जाया करते थे। भारत के लोग यहाँ तक व्यापार करते थे और वहां के लोग यहाँ आते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े, बनारस, बेड़े यानी कि जो जहाज जहां से बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे बस स्टैंड होता है वैसे ही जहाज, बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों में समुद्र की ओर जाते थे। और वहां से, जैसे बनारस नदी है, गंगा नदी है, पटना, यहाँ से नदियों के किनारे, तो यहाँ से वो कहाँ पहुंच जाते, जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी छोर तक, यानी कि बंदरगाह से वो लंका तक पहुंचते थे। जहाजों से माल को अपना रख के
लंका और मलय टापू तक अपने सामान को भेजते थे। इस प्रकार से व्यापार करते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। अब यहाँ हमने किसकी बात कर ली है कि भारत में किस प्रकार व्यापार करते थे, समुद्र के रास्ते। अब बात करें भारत में, जहाँ तक कथाओं में लिखी हुई है कि किस प्रकार से हमारे भारत में लिखने की प्रथा जो है बहुत पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के जो बर्तन मिले, जिसमें ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं, जो अब तक पढ़ी नहीं गई है, यानी कि ऐसा कि उसकी जो भाषा है वो अब तक पढ़ी लिखी नहीं जा सकी है। इसमें क्या लिखा है, पाषाण युग में, जब हम जो पढ़ते हैं हिस्ट्री में, पाषाण युग में मिट्टी के कुछ बर्तन मिले थे जिसपे ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले थे। ये लिपि है जैसे हम हिंदी की लिपि देवनागरी पढ़ते हैं, वैसी ब्राह्मी लिपि, यानी कि ब्राह्मी लिपि से हिंदी की लिपि जो देवनागरी है उसका विकास हुआ। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका, और इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो में जो अभिलेख मिले थे, शिलालेख मिले थे, उनको भी नहीं पढ़ा जा सका। ब्राह्मी लिपि लेख जो पूरे भारत में मिले थे, निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिसे भारत में देवनागरी लिपि या अन्य लिपियों का विकास हुआ। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि का ज्यादातर अभिलेख मिलेगी, ज्यादा उसके चिन्ह मिले, लिपियां मिली, उसी से हमारी जो देवनागरी लिपि है उसका विकास हुआ। अशोक के कुछ अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिए, उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख जो है खरोष्ठी लिपि में। अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा मिले हैं, और उसमें से 3 अभिलेख जो है वो 3 लिपियां हैं, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि। तो उत्तर पश्चिम में ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में, ये उत्तर पश्चिमी इलाके में अशोक के जो अभिलेख मिले वो किस उसमें लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में, और ज्यादा किस में मिले, ब्राह्मी लिपि में, और कुछ अरमाइक में भी मिले। तो इस तरीके से जो है ये लिपियां हैं, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्ठी, देवनागरी। तो ब्राह्मी लिपि से हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पाणिनि के संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की है, और ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व, मतलब बताया जा रहा है कि उस समय पाणिनि, जो कि संस्कृत के व्याकरणिक बोले जाते हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। पाणिनि का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया, और अपने से पहले भी, उनसे पहले जो भी संस्कृत व्याकरण थे उनके भी उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी में वर्णन किया, उल्लेख किया, उनके बारे में बताया। और उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, यानी कि संस्कृत एक विकसित भाषा के रूप में पाणिनि के समय तक विकसित हो चुकी थी, एक सुसंस्कृत के रूप में, और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। और लगातार बहुत सारे लोग इस तरीके से संस्कृत भाषा में साहित्य लिख रहे थे, साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण के लिए आधिकारिक प्रमाण ग्रंथ बन, और एक संस्कृत भाषा की अगर सही तरीके से जानकारी लेनी तो पाणिनि का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसको आधार बना के बाकी संस्कृत व्याकरण ने भी अपने व्याकरण को लिखा है। हालांकि बाद के व्याकरण ने उसमें कुछ जोड़ा भी है, और बहुत सारे व्याकरण लोग उन्होंने जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है, और यूनानी लिपि, जैसे भी ब्राह्मी लिपि पढ़ी वैसे यूनान की जो लिपि थी उसका भी उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर जो भारत में आया था उसके बारे में बताया गया कि वहां से भी हमारे संपर्क थे, भारत किस प्रकार दूसरे देशों के साथ संपर्क करता था। जैसा कि सिकंदर के बारे में बताया जा रहा है, जैसे अलेक्जेंडर बोलते हैं, आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क रहा होगा। अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि किस प्रकार से भारत जो था अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता था। औसत विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी, अस्पताल भी थे। अनुश्रुति है कि भारत में औसत विज्ञान के जनक धन्वंतरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमने अभी पाणिनि के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, संस्कृत का ग्रंथ। अब यहाँ पर औषधि विज्ञान, जिसे हम जो पढ़ते हैं आज की डेट में, औषधि यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो दवाइयां लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जो औषधियां हैं उनके बारे में, इनके भी अस्पताल हुआ करते थे। यानी कि हम आप मेडिसिन जो लेते हैं, एक एलोपैथी लेते हैं, एक आयुर्वेदिक लेते हैं और एक होम्योपैथी लेते हैं। तो आयुर्वेदिक ही औषधि विज्ञान, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अनुश्रुतियां, बहुत सारी ऐसी कहावतें बताया जा रहा है कि औषध विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, धन्वंतरी है। किंतु सबसे प्रसिद्ध और पुरानी पाठ्य पुस्तक ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी है, जिसमें औषधि को चरक, यानी कि कुछ में नाम आपको धन्वंतरी का मिलता है और कुछ में नाम चरक का मिलता है कि औषध विज्ञान के जनक ही हैं। और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत, यानी कि जो शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन। जैसे आज आप देखते हैं ना कि ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करने की उस समय भी चिकित्सा हमारे पास थी, जिसके सुश्रुत, ठीक है, उन्होंने इसका विकास किया था। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे,
कनिष्क जो कि कुषाणों का प्रसिद्ध शासक था, कुंडलवन कश्मीर में जब इन्होंने बौद्ध चतुर संगीत की सभा हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, वही कनिष्क, उनके दरबार में जो चरक थे वो उस समय राजवैद्य हुआ करते थे और राजा अपने दरबार में राजवैद्य भी रखते थे। तो इनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इनकी इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र हुआ है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए, जैसे शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों के खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा के विषय बनाया गया था। मतलब जैसे आज आप देखते हो कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो कोई कुछ अलग अलग है, ऐसे ही उस समय भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सक हुआ करते थे। जैसे प्रसूति विज्ञान मतलब क्या हो गया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म किस प्रकार है ना, उसी प्रकार से स्नान, उसी प्रकार से पथ्य, एक रोगी के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, सफाई, बच्चे को खिलाना, चिकित्सा, इन सब के बारे में शिक्षा दी जाती थी। लेखकों का रुझान प्रयोगात्मक था यानी कि प्रैक्टिकली था लेखक, और शल्य प्रशिक्षण के द्वारा मुर्दों के चीड़फाड़ कराई जाती थी। जैसे आज आप देखते हो कि प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल चीज को लेकर पहले, फिर मेढक, फिर कुछ इस तरीके से। तो पहले क्या शल्य चिकित्सा कैसे कराई जाती थी, जो लोग मर जाते थे, जैसे युद्ध में जो लोग मर गए हैं, तो उनके शरीर को चीड़फाड़ करा के जिससे शल्य चिकित्सा एक तरीके से प्रैक्टिकल किया गया। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र भी किया है कि जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें किस किस प्रकार के औजार यानी कि कैंची और वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, उन सब के बारे में बताया। साथ ही ऑपरेशन का भी, और ऑपरेशन करते वक्त वो सारी उन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ कि शल्य चिकित्सा में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन सब शामिल है। अभी जैसे देख रहे हो कि अलग अलग किसी के कुछ ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पेट में कुछ हो गया है, किसी को कोई बीमारी है, बच्चे का जन्म ऑपरेशन से, तो ये सारी की सारी, मोतियाबिंद जो आंख में एक प्रकार की बीमारी है, इन सब के ऑपरेशन का जिक्र भी है। घाव को जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाना, और जैसे आप थेरेपी देखते हैं ना, थेरेपी से किसी चीज को, वैसे ही कि अगर जो उस समय तलवार से किसी से कट जाते थे तो जो घाव हो जाते थे, तो उन घावों को कि कैसे भरा जाए, ठीक है, उनको कैसे ठीक किया जाए, तो धुआं दिया जाता है जिससे कि वो क्या हो सके, उसके जो जीवाणु है वो मर जाए। ईसा पूर्व 3वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी है। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिससे अहिंसा प्रबल दिया गया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो था वो अहिंसा प्रबल था, यानी कि जीवों पर दया करो। अब जीवों में क्या है कि मनुष्य के साथ साथ उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, तो पशु अगर बीमार है, पक्षी अगर बीमार है, तो उसका भी इलाज, यानी कि उस समय जानवरों के अस्पताल भी हुआ करते थे। जैसा कि आज अगर आपका डॉग आपने पाल रखा वो बीमार है, तो हम उसे लेके जाते हैं कि वो ऐसे अस्पताल में जहाँ डॉग का इलाज हो सके। जैसे इंसानों का अस्पताल है वैसे जानवरों का अस्पताल भी है। महाकाव्यों के रूप में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। अब क्या बताया जा रहा है कि महाकाव्यों में अक्सर, ठीक है, कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय हैं उनके भी विश्वविद्यालयों के बारे में भी बताया गया। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर के वनों में हुआ करते थे, जंगल में हुआ करते, दूर हुआ करते थे। ऐसे ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे, मतलब होते दूर थे पर बहुत दूर नहीं हुआ करते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वान के आसपास आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे, जिसमें क्या करते, विश्वविद्यालय में बहुत सारे आसपास के लोग और इधर उधर के लोग क्या करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, प्रशिक्षण लेने आते थे। पहले प्रैक्टिकल ज्यादा कराया जाता था। जैसे अगर कोई क्षत्रिय शासक है तो उसके लिए उसको सारी शस्त्र विद्याओं का अध्ययन कराना। शिक्षा के तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। जैसे आप पीछे चित्र में देख रहे हो कि भाई अगर कोई शासक है, क्षत्रिय है, तो उसको युद्ध करना सिखाया जाता था। जीवन के आकर्षण से बचने के लिए विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे बड़े गुट हुआ करते थे। गो की इस बात, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे बौद्ध धर्म देखते हैं, पहले भी बौद्ध धर्म से पहले भी जो भी शिक्षा ग्रहण करने, चाहे राजा का पुत्र हो चाहे किसी, उनके पहले जो बाल थे उनको हटा दिया जाता था, उनके घर के कपड़े त्याग दिए, सन्यासी जीवन की तरह उनको, यानी कि वो ब्रह्मचर्य और एकदम नियमित जीवन बिताएं, समय का पालन करें। जो विद्यार्थी के जो लक्षण है, ऐसे उनको थोड़ा सा शहर से, गांव से दूर ले जाकर अपने घर से वहां पर उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जब वो प्रशिक्षित हो जाते थे, तब उनसे उम्मीद की जाती थी कि वापस लौट कर जाएं। अगर कोई क्षत्रिय तो शासक बने, जो जैसे से वर्ग से आया है, वापस लौट के अपना गृहस्थ जीवन, एक अच्छा जीवन बिता सके, इस प्रकार के। उसमें छोटे बड़े गुट हुआ करते थे। हालांकि इस बात
के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे, आज भी करते हैं, है ना। आप सबने नाम सुना होगा खान सर का। तो अगर ऐसे कोई उस समय भी कोई प्रिय अध्यापक कैसे बनता था, क्योंकि उसकी शिक्षा, वो किस प्रकार से शिक्षा दे रहा है, लोगों को किस प्रकार आकर्षित कर रहा है, तो उससे हमेशा विद्यार्थी उसको पसंद करते हैं। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है और बुद्ध के समय भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता है, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला के विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, बनारस हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है, आधुनिक पेशावर यानी कि जो पाकिस्तान विश्वविद्यालय वहां पर कौन सा है, तक्षशिला, जो कि दूर दूर तक, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा भी बहुत सारे देश तक दूर 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 तक फेमस था, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कलाओं, इन सब के लिए मशहूर था वो, और भारत के दूर दूर हिस्सों के लोग यहाँ पर आया करते थे। तक्षशिला का एक स्नातक होना, यानी कि तक्षशिला से अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट किया है, तो उसकी योग्यता बहुत ज्यादा मानी जाती थी। जैसे डीयू से कोई पढ़ा हो तो उसकी बहुत ज्यादा मान्यता, जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वैसे उस समय अगर तक्षशिला से कोई पढ़ा है तो उसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती थी। जो चिकित्सा यहाँ से विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। जो इस तक्षशिला से विद्या ग्रहण करता था, उसकी हर जगह बहुत मांग होती थी, डिमांड होती थी कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने अगर कोई चिकित्सा या किसी चीज का यहाँ से पढ़ाई की है तो उसकी बहुत डिमांड रहती थी। यहाँ की आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलने वाले, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते, जो तक्षशिला से स्नातक ईसापूर्व 6वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने यही से शिक्षा प्राप्त की थी, कि जब गौतम बुद्ध बीमार पड़ते तो उनके बीमारी के लिए जो ऐसा चिकित्सक ढूंढा जाता था जो तक्षशिला से पढ़ के आया हो। और 6वीं शताब्दी पूर्व बताया जा रहा है कि पाणिनि ने भी तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति पर विश्वविद्यालय था, यानी कि उस पर ब्राह्मण पद्धति शिक्षा ज्यादा दी जाती थी, इस प्रकार की, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग प्रकार के लोग। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बना, और बौद्ध के समय, गौतम बुद्ध के समय, ये बौद्ध ज्ञान देने के लिए भी फेमस केंद्र बना था, जिससे दूर दूर के देशों के लोग भी यहाँ पर आते थे। सारे भारत और सब सीमा पार के बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उत्तर पश्चिम इलाका जो आपके पाकिस्तान और उस इलाके में बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान में, पहले भारत में ही था। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी दूर दूर से खींचे चले आते थे, चाइना से भी लोग आए थे और अलग अलग जगह से, अगर आप देखेंगे जापान से, अलग अलग जगह से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में लोग आए थे। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे हैं, हमारे लिए इतने पुराने और हमने इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन नहीं। फिर भी हमें ये जानकारी उपलब्ध है कि उनके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। उस समय के लोग बहुत ही खुले दिल के थे, है ना, और बहुत ही आत्मविश्वासी थे, गर्व से भरे हुए थे। रहस्य की खोज हाथ पांव मारने वाले प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे हैं। इस तरीके की मतलब रहस्य है, और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना जीवन, प्रकृति में इतना सारा रहस्य, उस सब के प्रश्नों से भरे पड़े हैं। मतलब हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे किया होगा। अपनी बनाई हुई मर्यादा मूल्यों के महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले थे। इतना सब कुछ उन्होंने किया, पर जीवन में वो सहज भाव से, बड़े ही सहजता से, आसानी से जीवन का आनंद लेते थे। मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे, और मौत की चिंता नहीं होती थी, जीवन को जीते थे वो, कि मौत आ जाएगी क्या, ऐसे मौत की चिंता नहीं होती थी।